जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू एमजे अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के विज्ञान के तीनों बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 15-15 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। हालांकि हम लोग इसमें 5 क्वेश्चन बायोलॉजी में बढ़ा दिए हैं डियर स्टूडेंट्स, चूंकि जगह मिल गए हैं हमें तो बढ़ा दिए हैं 15 की जगह पे हम लोग कितना क्वेश्चन कर दिए हैं, 20 क्वेश्चन है। बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन और बाकी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15-15 क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देर न करते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है मिट्टी। मिट्टी एक पदार्थ है जिसमें कुछ द्रव्यमान और जो कुछ स्थान घेरते हैं उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो मिट्टी भी क्या है? एक पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो प्लस 100 सेंटीमीटर। कितनी होगी? प्लस 100 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। वही चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 2 नियम हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो sin I बट्टा sin R, ये किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है? एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। यानी आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका उत्तल लेंस है, यानी किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है, इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध कैसा होता है? तो ये R बराबर होता है 2F। R बराबर कितना होता है? 2F। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर है 1 डायोप्टर। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो काल्पनिक बनेंगे और छोटा प्रतिबिंब बनेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा। किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक आपको प्राप्त होंगे। किस तरह के प्राप्त होंगे? काल्पनिक। हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग 15-15 क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे और बायोलॉजी में हम लोग 20 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। 15-15 क्वेश्चन आपको मेरा टारगेट है कि हर वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए, ताकि आप उस क्वेश्चन को लिखकर याद कर सके, आपको सहूलियत हो। चूंकि कोई विषय मेरा पीछा न रह जाए, इसलिए 15-15 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे हम लोग हर वीडियो में। जैसे तो हम चलते हैं फिजिक्स के लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे उम्मीद है हमें कि आप ये 15 क्वेश्चन फिजिक्स के अच्छे से समझ गए होंगे।
डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पूरे लिखने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। जाके आप यहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इन सभी का पीडीएफ आपको फोटो मिल जाएंगे, जिससे आपको देख कर लिख लेने में सहूलियत होगी। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप जरूर ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और देख कर क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे। डियर फ्रेंड्स, और चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। जब धातुएं जल से अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस निकलती है? जब धातुएं जो है जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग। और चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। लोहे से जिंक को लेपित करने की यानी लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। और हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन एक दहन अभिक्रिया है? इनमें से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना कैसी अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना इसका आंसर हो जाएगा। और चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उस विलयन का पीएच मान कितना होता है या कितना होगा? तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। और चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच मान 7 होगा। कितना होगा? 7। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन लवण है? इनमें से कौन लवण है? तो K2SO4 ये लवण है। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में जो पीएच है तो वे कितने परास के बीच कार्य करते हैं? तो 7.0 से 7.8 हमारे शरीर में पीएच परास कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये एक विजातीय यौगिक है। और चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। यही प्रबल अम्ल है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 4 होता है। किसका? अम्लीय ऑक्साइड का। हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इनमें कौन संक्षारक अम्ल है? इनमें कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को संक्षारक अम्ल कहा जाता है, इसीलिए संक्षारक अम्ल हो जाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो मेरा बायोलॉजी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है दिन में होती है। कब होती है? दिन में होती है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? या रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है या पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है?
या होती है तो मृत जीवी पोषण होती है। कौन सी पोषण होती है? मृत जीवी पोषण। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? मनुष्य का जो वृक्क है किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अगर ये तीनों ऑप्शन में आपको दिख जाए, क्लोरोफिल वाला जिसको कहा जाता है, CO2 और सूर्य का प्रकाश अगर दिखे तो उसमें सभी वाले ऑप्शन पर चेक मारेंगे। जो सभी ऑप्शन में होंगे तो उन पर चेक मारेंगे। अब हम चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? जैसे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन यह है कि हम लोग सामान्यतः देखते हैं या सुनते हैं या पढ़े भी है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन यही क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाए कि मनुष्य जब विश्राम करता है अर्थात सोने जाता है या सोया रहता है तो उसका शरीर में जो धड़कन जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो सोया रहे, दौड़ता रहे, टहलता रहे, घूमता रहे या काम करता रहे मनुष्य, उस स्थिति में भी हर परिस्थिति में मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। कितना बार धड़केगा? 72 बार। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है। क्या है? वृक्क है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग वृक्क है। अब हम चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो ये कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इनमें कौन मलेरिया परजीवी है? इनमें कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। क्या है? तो आंसर इसका प्लाज्मोडियम होगा। अब हम चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। अब हम चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहती है? किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं पेड़ पौधे। तो कौन सी पौधे हैं जिसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं? तो वे है कनेर। कनेर के पौधों में रंध्र नहीं उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं वो। और चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब हम चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की, हमारे जीवन के या आपके जीवन के या सभी जीवित प्राणी यानी जीव प्राणियों के लिए जीवन की विशेषता क्या है? तो ये है वृद्धि। जीवन की विशेषता क्या है? वृद्धि। आप सोए रहिए, घूमते रहिए, खेलते रहिए, लेटे रहिए, पड़े रहिए, शरीर जो है अपने आप वृद्धि करते चला जाएगा। वृद्धि करने का मतलब आपके जीवन में वृद्धि नहीं, आपके शरीर की जो लंबाई है, शरीर में जो नाखून जो बढ़ते हैं, आप काट देते हैं, बढ़ जाते हैं, ये वृद्धि है। ये आप अपने आप होते रहेंगे, आपके कहने से, हमारे कहने से रुकने वाले नहीं है, ये निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब हम चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव के गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो ये होता है सेम के बीज के आकार का। किसके आकार का होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को लिखकर याद कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए, उनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th क्लास के
विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और बायोलॉजी के हम लोग 20 क्वेश्चन को देखें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन 50 को आप अच्छे से समझ पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को लिखकर जरूर याद कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास इस तरह सफलतापूर्वक पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।